हे गाइस, इट्स हसन हियर। हम तीसरी एपिसोड पे पहुंच चुके हैं इस सीरीज़ की, जो मैंने भी एक दो हफ्ते पहले शुरू की थी, अ कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और हमने बात कर ली कि पहले जो इंसान थे पाकिस्तान में, वो कौन थे, क्या थे, कहाँ से आए, किधर गए। हमने एपिसोड 2 में बात कर ली पहले पाकिस्तानी शहर की, जो कि मेहरगढ़ सिविलाइजेशन में था। अब हम बात करेंगे एपिसोड 3 में पाकिस्तान की पहली फॉर्मिडेबल और एक प्रोमिनेंट सिविलाइजेशन के बारे में, और उसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो इंडस रिवर के इर्द गिर्द जो है क्लस्टर्ड थी और एसोसिएटेड थी ज़्यादा इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ। और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज मॉडर्न डे जो पाकिस्तान है, वो भी उसका आप नक्शा अगर कभी देखें तो जो इंडस रिवर है उसके इर्द गिर्द एक किस्म का उसके इर्द गिर्द फॉर्म हुआ हुआ है। तो आज हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। वो लोग कौन थे, वो बड़े बड़े कदीम शहर जो हैं, उनका अंत, उनका एंड जो है वो किस तरह हुआ, और इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम क्या मॉडर्न डे में जो लेसन्स हैं वो ले सकते हैं। तो बिफोर वी गेट इनटू ऑल ऑफ दैट, मैं एक नई चीज़ शुरू करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि मैं पिछली वीडियो से कोई एक कमेंट जो है वो लेकर आया करूँगा अगली वीडियो में, और आप लोगों के सामने शेयर किया करूँगा। जो पहला कमेंट आज हम हाईलाइट करने वाले हैं, ये जो नई एक ट्रेडिशन नया जो स्टार्ट होने वाला है, उसमें कमेंट है साक्षी चौधरी का। हेलो साक्षी, and she says, "Hey, I loved some of your reviews earlier. Please stay consistent and make more review/reaction videos. Lots of love." थैंक यू सो मच साक्षी। और यस, रिएक्शंस वगैरह भी है कि रिव्यूज़ और उस तरह की जो वीडियोस है वो मैं बनाता चलूँगा साथ साथ। पर ये इस वक्त मेरा मेन फोकस है। ये जो सीरीज़ है ये मेरा आई वुड से मेरे चैनल का इस वक्त हाईलाइट है मेरे लिए। तो लेकिन बाकी हाँ, बहुत सारी वीडियोस जो भी हुई बात है, आइडियाज़ सरफेस करते हैं, उनके मुताबिक फिर वीडियोस बनती रहा करेंगी। तो या स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। तो जी, विदाउट फर्दर डू मेरे ख्याल से स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करना। एक ब्रॉन्ज एज की साउथ एशियन सिविलाइजेशन 3300 BCE से लेके 1300 BCE, इतना लंबा वक्त इस सिविलाइजेशन ने देखा है। इसने बहुत बड़े बड़े शहर with very intricate blueprints, very elaborate sewage systems, their own writing system, with trade, commerce, potentially with far off civilizations of their age, like Mesopotamia and perhaps even ancient Egypt. This civilization in its heyday was absolutely something to be reckoned with. और ये civilization है Indus Valley Civilization. Together with ancient Egypt and Mesopotamia, it was one of the three early civilizations of the Near East and South Asia. And of those three, the most widespread. Its sites spanned an area from much of Pakistan to northeast Afghanistan and northwestern India. This civilization flourished both in the alluvial plain of the Indus River, which flows through the length of Pakistan, and along a system of perennial monsoon-fed rivers that once coursed in the vicinity of the Ghaggar Hakra, a seasonal river in northwest India and eastern Pakistan. और फिर तकरीबन 6500 BCE तक बलूचिस्तान के प्लेन्स पे एग्रीकल्चर इमर्ज होना शुरू हो चुका था, और उसी को ट्रेस करते करते फिर जो कुछ हज़ार साल बाद उसके इंडस वैली सिविलाइजेशन वही प्रैक्टिसेस, वही एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशंस थे उन्होंने वो इम्ब्यू किए बलूचिस्तान की मेहरगढ़ सिविलाइजेशन से, और इन्होंने भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए। और इन सारी पुरानी सिविलाइजेशन से, सिविलाइजेशंस ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड, इंडस वैली जिस तरह सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड थी, तकरीबन 1.25 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर जो है एरिया इनकी सिविलाइजेशन के अंदर लूजली आता था। At its peak, the civilization
hosted a population of around 5 million people, and it was also one of the most populated places to be at that time. Cities of the ancient Indus were noted for their urban planning, baked brick houses, elaborate drainage systems, water supply systems, clusters of large non-residential buildings, and techniques of handicraft and metallurgy. Mohenjo-daro and Harappa very likely grew to contain between 30,000 and 60,000 individuals, and the civilization may have contained between 1 and 5 million individuals during its florescence. कहते हैं कि जी it is not clear how the Indus Valley Civilization was organized politically, यानी कि सियासी तौर पे उसकी क्या ऑर्गेनाइजेशन थी, कौन रूल करता था, उसके सबसर्विएंट कौन होता था, सबसे लोअर रैंक्स कास्ट्स किन की होती थी, ये चीज़ क्लियर नहीं है। ये ज़रूर थियराइज किया जाता है कि जो मटेरियल अवेलेबल हमें है उससे पता चलता है कि सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप और इकोनॉमी का स्टाइल इन लोगों का प्रॉबली था। एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था चीज़ों का, कॉमर्स का और पॉलिटिकल डिविजन्स का, जिसके हेड पे कोई एक प्रीस्ट किंग, कोई एक इस तरह का इन्फ्लुएंशियल बंदा प्रॉबली हुआ करता होगा जो सारी चीज़ें रन करता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम को यूजुअली 3 डिस्टिंक्ट फेजेस में डिवाइड किया जाता है: अर्ली हड़प्पन, हड़प्पन एंड पोस्ट हड़प्पन। और हम प्राइमरीली कंसर्न हैं जो पोस्ट हड़प्पन और हड़प्पन फेजेस थे। अर्ली हड़प्पन हमने एपिसोड 2 में जो है वो उनको डिस्कस कर चुके हैं हम। इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी की स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ और बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि जी 1861 में 3 साल बाद डिसोल्यूशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी के और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द क्राउन रूल इन इंडिया के, archaeology on the subcontinent became more formally organized with the founding of the Archaeological Survey of India, ASI. Alexander Cunningham, the service's first Director General, who had visited Harappa in 1853 and had noted the imposing brick walls, visited again to carry out a survey, but this time of a site whose entire upper layer had been stripped in the interim. कनिंगहैम ने फिर जो अपनी फाइंडिंग्स थी वो 1875 में ऑफिशियली पब्लिश की थी और उसमें उसने एक हड़प्पन सील को जो है डिस्क्राइब किया था। तो पहले मॉडर्न अकाउंट्स हैं ऑफ द रूइंस ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन आर दोज ऑफ चार्ल्स मेसन, अ डिजर्टर फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी। In 1829, Mason traveled through the princely state of Punjab, gathering useful intelligence for the company in return for a promise of clemency. An aspect of this arrangement was the additional requirement to hand over to the company any historical artifacts acquired during his travels. Mason, who had versed himself in the classics, especially in the military campaigns of Alexander, chose for his wandering some of the same towns that had featured in Alexander's campaigns and whose archaeological sites had been noted by the campaign's chroniclers. Mason's major archaeological discovery in the Punjab was Harappa, a metropolis of the Indus civilization in the valley of Indus's tributary, the Ravi River. Mason उसने काफ़ी सारे नोट्स वगैरह बनाए और इलस्ट्रेशंस बनाए हड़प्पा के और उसके आर्टिफैक्ट्स के, और फिर 1842 में मेसन ने इन सारी ऑब्जर्वेशंस को अपनी एक किताब में इंक्लूड किया called Narrative of Various Journeys in India, in British India, और उसने मज़ीद फिर इस पे काम नहीं किया। अच्छा, उससे नीचे हड़प्पा से नीचे फर्दर साउथ along the main stem of the Indus in Sindh province, the largely undisturbed site of Mohenjo-daro had also attracted notice. उसके बाद 3 जो ASI ऑफिसर्स हैं उनको असाइन किया गया सर्वे करना मोहनजोदाड़ो की साइट को। These included D.R. Bandarkar, R.D. Banerjee and M.S. Watts. और by 1924 मार्शल जो था वो कन्विंस हो चुका था, जिन्होंने असाइन बेसिकली किया था इनका सर्वे इन 3 लोगों को, कि इस एरिया में कुछ है, ये एंटिक्विटी से बिलोंग करती हैं साइट्स, पुराने ज़माने की हैं बहुत, और इन्होंने फिर उसको सीरियसली पहली दफ़ा लेना शुरू किया। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात होती है तो एक वो जो कॉमन उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जिसकी तारीफ़ की जाती है वो उनके सीवरेज सिस्टम्स हैं। एंशिएंट इंडस सिस्टम्स ऑफ सीवरेज और ड्रेनेज हैं, ये डेवलप हुए थे और यूज़ होते रहे थे इन सारे शहरों में, इंडस रीजन में, मोहनजोदाड़ो वगैरह में,
and they were far more advanced than any found in contemporary urban sites in the Middle East, and even more efficient than those in many areas of Pakistan and India today. और फिर सिर्फ ये नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो हमें बहुत दूर दराज इलाकों में मिले हैं। कुछ पोर्शंस जो हैं आर्टिफैक्ट्स के वो अफ़गानिस्तान से मिले हैं, कुछ जो है वो पर्शिया के कोस्टल रीजन से मिले हैं, कुछ नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया से, कुछ मेसोपोटामिया से। तो और इसी वजह से ये थियराइज किया जाता है, ये बिलीव किया जाता है कि मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन में खासा ट्रेड जो है वो चलता था। और उसके साथ साथ ये भी जो है बिलीव किया जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन मैरीटाइम ट्रेड में भी इन्वॉल्व थे, यानी वो डिफरेंट सिविलाइजेशन से, यानी मेसोपोटामिया में और बहरीन और ओमान वाली जगहों पे जो उस वक्त के लोग थे उनसे वो मतलब समंदर पे ट्रेड किया करते थे, सी के थ्रू ट्रेड किया करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम राइटिंग सिस्टम की बात करें तो बहुत एक्सटेंसिव इनका एक स्क्रिप्ट मौजूद है। हमें मुख्तलिफ आर्टिफैक्ट्स, मुख्तलिफ पॉटरी, सील्स, इस तरह की चीज़ों पे हमें वो नज़र आता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो आज तक जो है डिसाइफर नहीं हो पाया। Between 400 and as many as 600 distinct Indus symbols have been found on stamped seals, small tablets, ceramic pots, and more than a dozen other materials, including a signboard that apparently once hung over the gate of the inner citadel of the Indus city of Dholavira. और फिर उसके साथ साथ एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि अनलाइक इट्स काउंटर पार्ट्स इन मेसोपोटामिया एंड एंशंट इजिप्ट, जहाँ मुख्तलिफ डीएटीज़ मुख्तलिफ लोगों को पिछले गुजरे हुए मरे हुए या ज़िंदा उनको सेलिब्रेट करने के लिए बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स, लैविश किस्म के पिरामिड्स और इस तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा कोई हमें एग्जाम्पल नहीं मिलता सिवाय दो चीज़ों के। एक जो द माउंड है, जो बड़ा बेसिकली जहाँ बिलीव किया जाता है जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के सेंट्रलाइज सिस्टम का रूलर था उसका कोई उधर काम होता होगा या उधर रिहाइश होती होगी, यानी उसकी लिविंग उधर होती होगी। और दूसरा जो है वो द ग्रेट बाथ, और वो भी ये क्लियर नहीं है कि किसी बड़े रिलीजियस फंक्शन के लिए था, किसी मतलब कोई ऐसी चीज़ थी, या सिंपली बस इसलिए था कि भाई गर्मी में लोग मतलब आके उसमें डिप कर लें, पानी में ज़रा तैर शैर लें, बैठ जाए, चिल कर लें। तो मेरे ख्याल में इसके लिए पार्ट 1 के लिए जो है ये इतना काफ़ी है। पार्ट 2 में जल्दी ही कोशिश करूँगा अपलोड करूँ। उसमें हम बाकी जो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म किस तरह हुई और उसका जो अंत है, एंड है, वो क्या हुआ, ये हम बात कर लेंगे। पार्ट 1 आई होप आप लोगों को आपने एंजॉय किया हो, आपको अच्छा लगा हो। इफ़ यू डिड तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द channel, and yeah, share your opinions, thoughts in the comments down below. I'm always open to learn and to be educated. So yeah, well, thank you so much for watching, guys, and I will hopefully see you in the next one.